नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज भगवान परशुराम की जयंती के मौके पर सीएम शिवराज ने दुष्टों को सीधा संदेश देते हुए कहा है कि दुष्टों का कुचलने का वक्त आ गया है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनको जमानत मिल जाती है। ऐसे में सज्जनता से काम नहीं चलने वाला है। इस बयान के राजनीतिक मायने तो यही निकल रहे हैं कि क्या ये एमपी में सियासत का नया चलन है और ये दुष्ट कौन है, इनको कैसे एमपी में सबक सिखाया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने भगवान परशुराम की मूर्ति के अनावरण के मौके पर ब्राह्मणों को साधने के लिए उन्हें अपना राजनीतिक मार्गदर्शक बताया और परशुराम के जीवन को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात भी कही। हालांकि कांग्रेस ने इस मौके पर कहा, याचना करने के बाद अगर कुछ मिले तो यह अपमान की श्रेणी में आता है। बहरहाल अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या इन प्रतीकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी 2023 की स्क्रिप्ट तैयार कर रही है? क्या इन प्रतीकों के जरिए बीजेपी एक बड़े वर्ग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है और इस बात को आप भी भली बात जानते और समझते हैं। तो आज मध्य प्रदेश की बात में हम बहस करेंगे एमपी में दुष्ट दलन, सियासत का नया चलन। इसी विषय पर बहस के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हितेश वाजपेयी जी होंगे और कांग्रेस की तरफ से मृणाल पंत जी होंगे। पहले राजनेताओं की बात सुनते हैं, फिर सीधे बहस शुरू करते हैं। कुछ दुष्ट सज्जनता से नहीं मानते, उनके लिए तो दंड उठाना ही पड़ता है। तब भगवान परशुराम जी प्रेरणा देते हैं कि ऐसे दुष्टों को कुचल के रख दिया जाए, पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। आर्थिक रूप से भी जब तक पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे, ऐसे दुष्ट मानते नहीं हैं। इसलिए तो भगवान ने परशु उठाया था और इसे लगता है कि समाज की स्वव्यवस्था के लिए दुष्टों को कुचलने का अभियान चालू रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वोटों के हिसाब से कभी काम नहीं करती है। ये हमारी आस्था के आयाम है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति की पोषक रही है। हम उसके अनुयायी रहे, अनुगामी रहे, उनके अनुयायी और अनुगामियों का समर्थन करते रहे। भगवान परशुराम आदिदेव हैं और स्वाभाविक रूप से उनके आज जयंती है तो उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित हम सभी जगह कर रहे हैं। बगैर मांगे कमलनाथ जी की सरकार थी और मैं धर्मस्व मंत्री था, तो तीन गुना हमने मानदेय बढ़ा दिया था। और गौशालाएं खोलने की बात, गौहत्या बंद कर, ये सब हुई थी जमाने। महाकालेश्वर का 350 करोड़ रुपए सैंक्शन, ओंकारेश्वर 150 करोड़ रुपए, ये सब किए थे। ब्राह्मण याचक नहीं है। मैं समझता हूँ कि याचना करना पड़े और फिर कुछ मिल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सुन रहे हैं, कांग्रेस साफ ये कह रही कि अगर याचना करना पड़े और फिर मिलता है तो ये ब्राह्मणों का अपमान है। तो सवाल यह भी उठ खड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में ये दुष्ट कौन है और जिन्हें आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिन पर लगातार कार्रवाई होती रहेगी। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे इस बहस में कि मध्य प्रदेश में ये दुष्ट कौन है जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और करता रहा जाएगा। ये कार्रवाई यानी होती रहेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। हितेश जी, आपका स्वागत है। और अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखने के लिए मृणाल पंत जी का कोई सानी नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, मेरा सवाल पहला आपसे ही है कि ये कौन मध्य प्रदेश में दुष्ट हैं जिन्हें आप खोज रहे हैं, जिन्हें आप आर्थिक रूप से कमजोर भी करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं? जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को और मध्य प्रदेश की जनता को। देखिए, ये वो दुष्ट हैं जिन्होंने शासकीय जमीन पर कब्जा किया था। ये वो दुष्ट हैं जिन्होंने कमजोर समझकर आम नागरिकों के प्लॉट्स पे कब्जा किया हुआ था।
और ये शराब माफिया थे जिनके समर्थन से कमलनाथ 15 महीने सरकार चला रहे थे। ये सटोरिये हैं जो उस दौरान चरम पर पहुंच गए थे और पिछले एक वर्ष में लगभग 21,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने इन लोगों से मुक्त कराई है, जिसकी वैल्यू लगभग 18,050 करोड़ के आसपास आती है। ये ऑलरेडी हम करा चुके हैं। इसमें भैया सभी धर्मों के लोग हैं, क्योंकि बुलडोजर का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, तो हमने इससे बिल्कुल मुक्त होके धर्मनिरपेक्ष रूप से इन दुष्टों का अंत करने का सोचा है कि इन जरायम पेशा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ने जो कई जगह जैसे खरगोन और बड़वानी सेंधवा में आपको पीएफआई और कांग्रेस के कैडर के रूप में मिले हैं। सेंधवा का नगर कांग्रेस अध्यक्ष समर खान अपने 6 साथियों के साथ में जेल की रोटियां तोड़ रहा है और उसके मकानों को जो अच्छा हितेश जी, थोड़ा सा मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है, क्या ये जो दुष्ट है वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी है? चूंकि आपने 2 बार जिक्र कर दिया। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं बार बार कि इसमें से बहुत सारे लोगों से टोल टैक्स कांग्रेस लेती आई है। आपने सुना होगा, पुरानी फिल्में भी देखी होंगी, कांग्रेस हफ्ता वसूली करती थी। अच्छा, गुंडा राज चलता था, जो पार्किंग होती थी उसमें करते बहुत। आप देखेंगे जाके तो एक 80, 90, 2000 तक की जो फिल्में बनी उसमें सबने आपने देखा होगा। एक मनमोहन सिंह जी के दौर के बाद थोड़ी परिस्थिति बदली, जब अटल जी की सरकार को इन्होंने देख लिया कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, तो देश भर में इनका शासन था साहब, नगरीय निकाय से लेके पार्लियामेंट तक। तो इन्होंने बहुत बढ़िया चांदी काटी है देश भर में। और इसीलिए आपने देखा होगा यूपीए सरकार की आधी से ज्यादा कैबिनेट जेल में रहती थी, चाहे कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो। भाई विपक्ष जेल में तो भेजता नहीं। तो हितेश जी, जो मोटा मोटी मैं समझ पा रहा हूं, जो आपने कहा है कि दुष्टों को कुचलने का अभियान जारी रहेगा, उसमें आपने कहा है कि कोई धर्म विशेष नहीं है, इसमें वो लोग हैं जो शराब माफिया हैं, इसमें आपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का भी नाम ले लिया है। तो चूंकि मृणाल जी को आवाज नहीं आ रही, इसीलिए मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। क्या मैंने ठीक सुना जो आपने बताया? यही बात है, जो अपराधियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण दे रहे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह पीएफआई को संरक्षण देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कांग्रेस का एक प्रवक्ता इंदौर में जब चूड़ी वाला कांड हुआ था तो थाना जलाने पहुंच गया था। इनके एक पदाधिकारी ने, कार्यकर्ता ने खरगोन में एसपी पर गोली चलाई जो उनके पैर में लगी भाग्य से उनकी। आप सोचिए ये सब कौन करता है? वो भाई ये कांग्रेस काम करना छोड़ दे तो अपराधियों की सूची से बाहर आ जाएगी। इसीलिए तो उनको बार बार पेट में दर्द होता है कि पत्थर चलाते हैं लोग उनके ऊपर, क्यों आप बुलडोजर चलाते हो? ये बार बार बात क्यों? लाल पंत जी, इसीलिए आती है। अब ये दुष्टों का दलन करने जा रहे हैं और उनको कुचलने की कार्रवाई जारी रहेगी। आपके पेट में दर्द होता है, चूंकि ये हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं, अक्षरांशा में उन्हीं की बात आपसे पूछ ले रहा हूं, कांग्रेस के क्यों होता है मृणाल जी? सब आदमी है साहब। नहीं, हम तो अगर इस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई हो तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी खुले दिल से उसका स्वागत करेगी। हम तो बल्कि इस कार्रवाई की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन दृष्टि में अगर दोष उत्पन्न हो जाए और अपराधियों की जगह कोई और भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे जाए तो उस पर हमें आपत्ति है। सवाल यह है कि अगर ये असली अपराधी भारतीय जनता पार्टी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देखिए, अमित शाह जी मध्य प्रदेश में आए, उससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाने वाले एक आदिवासी की सरेआम सड़क पर सरेआम पिटाई की। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी का घर नहीं ढहाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी था जिसने नेमावर में एक ही परिवार के 5-5 लोगों की हत्या करके उनको गड्ढे में गाड़ दिया। आज तक हमने नहीं सुना कि उसका घर गिराया गया। जो शराब की दुकानें मध्य प्रदेश में पहले 1100 थी, अब वो 3400 से ज्यादा हो गई। इस शराब माफिया के कारण कई लोगों के, कई परिवारों के का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने बिल्कुल नहीं सुना कि असली और नकली दोनों तरह की शराब बेचने वाले लोगों पर मध्य प्रदेश में कहीं कोई कार्रवाई की गई हो। मध्य प्रदेश एक तरह से असली और नकली दोनों तरह की शराब का ठिकाना बनता जा रहा है पूरे देश का, और आसपास के राज्यों में यहाँ से सप्लाई होती जा रही है। नीमच की घटना हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जीप से बांध के एक गरीब व्यक्ति की, आदिवासी को खींचकर कई 100 मीटर तक खींच दिया था। हमने कभी नहीं सुना कि उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की हो। तो ये कौन सी कार्रवाई है कि अपनी पार्टी के लोग अगर लोगों का दमन करें, शोषण करें, अत्याचार करें
तो वो न्याय, और अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से अगर कोई वर्ग या कोई व्यक्ति सहमत नहीं हो तो उसको अत्याचारी बता दिया जाए और उस पर कार्रवाई कर दी जाए। ये जो दो दृष्टि है ये लोकतंत्र के मुनासिब नहीं है। आप दुष्टों के चयन में भेदभाव करते हैं, मृणाल पंत जी का ये सीधा सीधा कहना है। उन्होंने 100 उदाहरण बता दिया, कई उदाहरण गिना दिए कि कैसे 1100 से 3400 शराब की लाइसेंसें हो गई, उसका भी जिक्र कर दिया। आप उन पर आरोप लगा रहे थे, वो आप पर आरोप लगाने लगे। देखिए उनके आंकड़े गलत है। मृणाल जी बहुत अच्छे आदमी है, मुझे पता है। जब मैं सेटिंग कर रहे हैं आप यहीं पे ऑन एयर। मैंने हाँ बहुत अच्छा आदमी है, नो डाउट, आई रिस्पेक्ट। अच्छा, शराब का आंकड़ा गलत हो सकता है, रेत का आंकड़ा तो सही होता है। ये रातों रात होशंगाबाद से आने वाली रेत माफिया की गाड़ियां कैसे पड़ गई? भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जिन्होंने रेत की खदानें खोद दी? ये आंकड़ा तो सही होगा। 6 साथियों के साथ जेल में बंद है और जिसने वहां पर बड़वानी सेंधवा में रिसेंटली दंगे, पेट्रोल बम और सब सारा कांड किया, तो कांग्रेस को उससे क्या प्यार है ये बता दीजिए, कैसे निर्दोष है वो? नंबर 1 सीधा सवाल। जवाब मृणाल जी, एक मिनट इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। हितेश जी जवाब मृणाल जी इसका दीजिए। नहीं, कोई प्यार नहीं। अगर कोई दंगाई है, कोई मध्य प्रदेश की अमन शांति व्यवस्था पर कहीं कोई समस्या, कोई संदेह उत्पन्न कर रहा है, उसमें समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इतनी कार्रवाई की आपने, इतनी सही तरीके से कार्रवाई, तो कार्रवाई की छोड़ दे रहे साहब हितेश जी, जो दिल्ली से आए ये तो साथ खड़े हैं आपके, दंगों की आग भड़का के चले गए। एग्रीड, लेकिन समर खान आज भी नगर कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो क्या आपने उसको निकाला? आपने उसको निर्दोष मानकर जेल में बिठा रखा है। यही तो मेरा कहना है कि कांग्रेस इन लोगों को, पीएफआई कैडर को संरक्षण देती है। अब दूसरा सवाल मेरा सीधा है राहुल भाई, आपसे है और विवेचनात्मक। हितेश भाई आपने ही कंट्राडिक्शन किया है, पीएफआई का आदमी कांग्रेस का आदमी नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग। हितेश जी, मृणाल जी, हम विषयांतर नहीं होंगे ना। देखिए जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं उस पर 3 घंटे चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 25 मिनट है, इसी विषय पर रहे ना प्लीज। और व्यक्तिगत ना होइए, आप दोनों लोग संभ्रांत हैं, व्यक्तिगत ना होइए ना, आरोप मत लगाइए किसी का नाम लेकर। बहुत बड़े विषय पर बहस हो रही है, बोलिए हितेश जी। जी राहुल जी, मैं अब दूसरा आपका बिंदु लेता हूं, बिल्कुल दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ। 21,000 एकड़ मैंने कहा साहब की जमीन हमने मुक्त कराई, उसमें हमने नाम धर्म तो नहीं ये विषय नहीं है। विषय ये है कि वो कह रहे हैं कि दुष्टों के साथ वो नहीं खड़े हैं, आप कार्रवाई कीजिए पर भेदभावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं मृणाल जी। विषय पे रहिए ना। एग्रीड, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने में मुझे 1 एकड़ वो जमीन बताइए जहां आपको लगता है कि भेदभावपूर्ण हुआ है। मृणाल जी जवाब इसका स्टे दे दिया जवाब, और लीगली उसको रिलीफ भी ना हो, क्योंकि ये तो न्यायालय तय करेगा ना। मृणाल जी, हितेश जी 21,000 एकड़ जमीन को मुक्त कराने का आंकड़ा कहां से लाए हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी बात पे विश्वास कर लेता हूं। पर उतना ही ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े नेताओं ने 21,000 एकड़ से 10 गुना ज्यादा जमीन पर कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में चले जाइए जहां पर नई सड़कों की प्लानिंग हो रही है, किसी भी गांव में चले जाइए जहां पे विकास की थोड़ी सी भी गतिविधियां दिखाई दे जा रही हैं, तो आप स्पष्ट तौर से देख पाएंगे कि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए मृणाल जी उन्होंने ओपन चैलेंज आपको दिया है, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है कि 1 एकड़ भी जमीन बता दीजिए। ये खुल्लम खुल्ला चैनल है, ऑन एयर उनका, हितेश जी का मौका है आपके पास। मैं तो इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आपसे ही अनुरोध करता हूं कि होशंगाबाद, हरदा जिले में या ग्वालियर, चंबल में किसी भी नदी के किनारे किसी भी रेत की खदान पर चले जाइए, अवैध तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता और पदाधिकारी वहां पे आपको अवैध खनन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। राहुल जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ओंकारेश्वर का ही उदाहरण ले लीजिए, खुला चैलेंज, आपने इतनी बात कही है तो स्पष्ट तौर पे 30 अवैध खदानें ओंकारेश्वर क्षेत्र में आज भी। लेकिन फिर वही ये बात आ गई घूम के, हितेश जी दुष्टों का चयन करने में भेदभाव करते हैं, वही बात आ गई। मृणाल जी भी वो वही बात कर रहे हैं। आप जवाब दे दीजिए, फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। राहुल जी देखिए, मैं आज आपका बहुत सम्मान कर रहा हूं क्योंकि आपने बहुत अच्छे नियम बनाए हैं। मैं बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूं और मैं वाकई में कह रहा हूं ईमानदारी से कि आपने कहा भेदभाव, तो चलो एक चार्ज बता दो कि हितेश वाजपेयी की यहाँ पर जमीन थी, ये भाई हमारा बहुत अच्छा पुजारी आदमी है, पंडित आदमी, जिंदगी कुछ नहीं किया, इसकी जबरदस्ती ले ली है, बुलडोजर रोज चल रहे हैं,
चल रहे कि नहीं चल तो रहे? मृणाल जी को ये बोलना ओपन किसी का चैलेंज नहीं दिया है हितेश वाजपेयी ने। हितेश जी ने भी अपना पक्ष रखा, मृणाल जी ने भी अपना पक्ष रखा। हितेश जी, सवाल ये है कि प्रतीकों की राजनीति आप कर रहे हैं, आरोप आप पर ये लग रहा है, और इसी के जरिए आप 2023 की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो उनके लिए लगातार काम करती ही आ रही है। इसको कैसे देखिए, आप बताएंगे? मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं। ये मेरी बात नहीं है सर, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये मेरी बात नहीं है। नहीं, जो बात आप मेरी लोगों की नहीं राजनीति में हो रही है, मैं वो दर्शकों को बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। मैं सहमत हूं। मैं तो उसको एक प्रश्न के रूप में लेता हूं, और प्रश्न ब्रह्म होता है साहब, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वही जवाब देता है। तो मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि हाँ साहब, हम लोगों के लिए काम करते हैं। तो हमने ये निश्चय लिया शिवराज जी ने कि शराब को लेकर हम न जनता को धोखा देंगे, न झूठ बोलेंगे। हम शराब की दुकानें नहीं बढ़ाएंगे, और हमने उस चीज को किया। अब इसके बाद, जबकि हम जानते हैं आधे से अधिक दुकानें कांग्रेस के पदाधिकारियों के, बड़े बड़े लोगों के बाहर चल रहे हैं। मैं नाम भी बता सकता हूं, यदि उनकी इतनी इच्छा होती है ना, तो नहीं, व्यक्तिगत हो जाएगा ना, आप बात कह के निकल जाएंगे। मैं कि ये द्वैत होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर मैं बता रहा हूं कि नेता यहां आकर बोलते हैं ऐसा, और वहां बोलते हैं वो बुरी चीज है। आजीविका के रूप में जब वो धन देती है तो वो अच्छा लगता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ लीजिए, आपने शपथ ली थी कि हम छत्तीसगढ़ में शराब बंद कराएंगे, नहीं करा पाई सरकार, कोई कारण होंगे, मैं भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। राजस्थान में आपने निर्णय लिया, कांग्रेस की ही सरकार है। हितेश जी, प्रतीकों की राजनीति पर बात हो रही थी, आप घुमा रहे हैं थोड़ा सा। नहीं, मैं प्रतीक मतलब मैं शराब की चीज पे आ रहा हूं, और कोई आपका स्पेसिफिक है तो, क्योंकि उसका विषय आया था। परशुराम की मूर्ति के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, तो आप बताइए ना सर मुझे बताइए, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे यदि मेरे समाज को, और ब्राह्मण तो भूल जाइए 2 मिनट के लिए, भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। जब भारत में औरंगजेब के नाम पे, बाबर के नाम पे, हुमायूं के नाम पे, होशंग शाह सूरी के नाम पे चारों तरफ उत्पात मचा के हर गली में उनने सड़कें बनाई हुई हैं, तो यदि भगवान परशुराम की वहां पर, जो विष्णु के 6वें अवतार है, भारत भूमि में यदि उनकी एक मूर्ति लग जाती है तो उसमें क्या बुराई है? आप भी लगा लो। और वो बोलते हैं कमलनाथ जी सोचिए, रहते दुबई में और दिल्ली में है, यहाँ उन्होंने हमको दिखाने के लिए एक हनुमान जी की मूर्ति लगाई, और रोज कहते हैं मैं हिंदू, चुनावी हिंदू। मृणाल जी, इसका जवाब मृणाल जी, जनता तय कर लेगी। मैं याद दिलाता चाहूंगा हमारे सम्मानित साथी को कि मध्य प्रदेश के महू में भगवान श्री परशुराम की जन्मस्थली जानापाव है। हाल ही में वहां पे भगवान परशुराम जी के भव्य मंदिर का निर्माण किया है, और वो पूरा का पूरा स्थानीय जनता ने, ब्राह्मण समाज ने, राजपूत समाज ने और आसपास के गांवों ने मिलजुल कर अपने पैसे से किया है। कम से कम सैकड़ों बार शिवराज सिंह चौहान जी के पास स्थानीय प्रतिनिधि मंडल गए कि एक भव्य आयोजन वहां पर हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, पूरे जानापाव तीर्थ क्षेत्र का पुनः नए तरीके से विनिर्माण किया जा रहा है, लेकिन 1 रुपए की सहायता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दोहरी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं मृणाल जी आप पर। हितेश जी स्पष्ट बोल रहा हूँ, इसलिए जब वास्तव में, हाँ हितेश जी आप बोलिए, मृणाल जी आप पर दोहरी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ ना, अगर धर्म के प्रति, भगवान परशुराम के प्रति सम्मान होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी बात सुन लेते हैं, मदद करती। हितेश जी बताइए, परशुराम या धर्म के प्रति सम्मान होता तो ओम सर्किट के लिए कमलनाथ जी की सरकार 600 करोड़ रुपए स्वीकृत करके गई थी, उस राशि पर रोक नहीं लगाई जाती। जिसमें परिक्रमा होती है और जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वो पूरा का पूरा शिवराज सिंह सरकार द्वारा बनाया गया। वहां पर आप लोग निकले होंगे, मृणाल जी जरूर निकले होंगे। जब हम अहमदाबाद की ओर बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे ही महू क्रॉस करके जब पहाड़ियों को काट के 6 लेन बनाया गया है, उसके बाद जानापाव का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि अप्रोच वहां की ठीक हुई, वहां तक की सड़क बनाई गई। रोड है, और वो जो सड़क है और जो पुल है वो सदियों पुराना है। सुन तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। झूठ बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो बता दो मुझे। वहां पर शिवराज जी ने तय करके, मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूं, पार्टी के नेता हैं, महू के सम्मानीय नेता है रामकिशोर शुक्ला, कभी उनके साथ बैठिएगा तो अपना दर्द बयान करेंगे और कहेंगे कि अपनी सरकार में ही 1 रुपए का अनुदान भी वो परशुराम जन्मस्थली के लिए नहीं ला पाए। राहुल जी, आपका नियम टूट रहा है, मृणाल जी भी बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूंगा, तो आप दोनों लोग बोल रहे हैं सर, आप दोनों लोग बोल रहे हैं, आप दोनों लोग आपस में बहस कर रहे हैं। लेकर बोल रहा हूँ, सवाल तो बहुत सीधा है। मृणाल जी आप पर आरोप लगा दे रहे हैं कि
मैं आपसे वहां अनुमति लेके हिसाब वहां दे रहा हूं जहां अपना। परशुराम की उन्होंने स्थापना की वहां आप ध्यान नहीं देते। मैं हिसाब दे रहा हूं सर, स्थापना नहीं की, जन्म स्थान है, वो हाँ। सही कह रहे हैं बड़ाल जी। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि वहां पर जो परिक्रमा का स्थल है, वहां पर जो गेस्ट हाउस है, वहां तक जो सड़क बनाने का काम 6 लेन से जोड़ के किया है, ये सब हमारी सरकार ने किया है, शिवराज सिंह जी ने किया है। कमलनाथ जी के 15 महीने में तो ईंट भी नहीं लगी एक वहां पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा न्यायपूर्वक बात करना चाहिए मृणाल जी। और मैं आपको फिर विश्वास दिला दूं, आप गूगल करके चलिए, दर्शक लोग वो तो कह रहे हैं कि मृणाल जी हम भेदभाव नहीं करते। अब इसको बताइए आप। मैं वो कह रहे भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हितेश जी को निमंत्रण देना चाहता हूं, कृपा करके महू जाना पाओ पधारें और दर्शन करें। वहां कोई परिक्रमा मार्ग ही नहीं है, केवल एक छोटा सा कुंड है जहां लोग स्नान करते हैं, पर परिक्रमा का कोई मार्ग वहां पर नहीं। बात कर रहा हूं मैं, पाथे मतलब जो पेवमेंट होता है ना, जो उसके आसपास होता है मंदिर के। आप सर, मैं खुद कुछ ब्राह्मण आदमी हूँ, परशुराम जी को बहुत मानता हूँ। हितेश जी, महू और आसपास के लोगों ने अपना अंशदान देके भगवान परशुराम जी के जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण का कार्य किया है, उसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका चलिए नहीं। सर, समय का अभाव है, वरना आप लोगों से और लंबी बात होती। हितेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। मृणाल पंत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही उठ खड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता यही पूछ रही है कि जो अपराधी होगा, आरोपी होगा, उन पर कार्रवाई करने का तरीका क्या मध्य प्रदेश में नया होगा? क्या उन पर नए तरीके से कार्रवाई होगी और कोर्ट कचहरी की फिर जरूरत क्या रह जाएगी? सवाल यह भी उठ रहा है। और यह भी कि क्या प्रतीकों को सिर्फ इसलिए गढ़ दिया जाता है कि वो होने वाले चुनाव में मदद करें? सवाल ये जनता से है और सोचना भी उन्हीं को है। बहुत शुक्रिया इस बहस में।